हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मतलब भारत की जो प्राकृतिक बनावट है उसके बारे में हम बताने आए हैं। सबसे पहले मुझे भारत के या हिंदुस्तान के जियोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में बात करना था, जिसको भूगर्भीय विश्लेषण कहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे इतने कठिन टर्म्स हैं, वर्ड हैं, शब्द हैं, तो एकदम मोनोटोनस लगेगा आपको। तो चूंकि मैं भूगोल की शुरुआत कर रहा हूं, तो मैंने समझा कि विद्यार्थियों को एक ऐसे टॉपिक से शुरू नहीं करवाना चाहिए जिसमें कि उनको नीरस लगे सब्जेक्ट और उन्हें इंटरेस्ट खत्म हो जाए। हालांकि भूगर्भीय विश्लेषण मतलब इस जियोलॉजिकल एनालिसिस के चैप्टर को हम बाद में लेंगे और उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, आपको भी याद करवाएंगे। तो आज हमने जो शीर्षक लिया है उसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो भारत की जो प्राकृतिक बनावट है, अब इतिहास में दोस्तों हम पॉलिटिकल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो पूरा पॉलिटिकल मैप हमें सामने रखना होता है। आज हमने जो मैप रखा है वो है भारत के प्राकृतिक बनावट के बारे में। तो फिजियोग्राफी जैसा कि शब्दों से आप स्पष्ट है कि लैंड सरफेस माने जमीन की सतह क्या है, उसके लैंड फॉर्म्स माने जमीन की बनावट क्या है, इसके बारे में फिजियोग्राफी में अध्ययन होता है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ और उसमें 30 क्वेश्चन जिसमें कि 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित थे और 28 क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित थे। तो इसका मतलब हुआ कि प्रीलिम्स में और मेंस एग्जामिनेशन में दोनों जगह ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा, खास करके इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और परीक्षक ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं कि उनको भारत के बारे में क्या जानकारी है। तो आइए चलते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में विस्तृत विवरण करते हैं, वर्णन करते हैं कि ये कितने भागों में बटा हुआ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको टाइम दूंगा, लास्ट के समय में मैं 20 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूंगा, जिसमें कि आपको सारे प्रश्नों को, आप प्रश्न को नोटबुक में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको हम उन प्रश्नों को उत्तर देंगे। अभी जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, अपना नोटबुक खोलिए और उसमें नोट करते जाइए। इसके 2 फायदे होंगे। जब आप नोट करते जाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा और साथ साथ जब एग्जामिनेशन नज़दीक में आएगा तो उसको आप एक रिवाइज करने का भी आपके पास में एक मसाला हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। तो आप उसको नोटबुक में लिखते जाइए। तो पहला जो फिजियोग्राफी का जो हिंदुस्तान के जो प्राकृतिक बनावट है उसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला द ग्रेट हिमालयाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के उत्तर में हिमालय है और इसी पर माउंट एवरेस्ट भी है, धौलागिरी पर्वत भी है, नंगा पर्वत है, K2 पर्वत है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आपसे। उसके बाद में जो दूसरा जो प्राकृतिक बनावट है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप देखेंगे कि पंजाब से लेकर के बंगाल तक ये प्लेन फैला हुआ है, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब तक, और ये हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग कवर करता है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए 40% लोग, हिंदुस्तान के कुल आबादी के 40% लोग इस ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में रहते हैं। और जो मैदानी सतह है, जिसको ग्रेट प्लेन मतलब जो हिंदुस्तान की जो मैदानी सतह है वो विभिन्न प्रकार के नदियों से बनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारा इलाका जो सिंधु नदी और उसके द्वारा जो उसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ, उन नदियों से जो
प्लेन जो बनाया गया था, मैदान बनाया गया था, उसका बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो अब हम ग्रेट प्लेन के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद से तीसरा डिवीजन जो है वो है पेनिनसुलर इंडिया, और इसमें पेनिनसुला मतलब एक त्रिभुज के आकार का, आप जब मैप को देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से गल्फ ऑफ खंभात से शुरू होकर के ये पूरा ऐसे यूं जाते हुए यहाँ तक पहुँचता है, वेस्ट बंगाल के मुहाने तक। इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुला जो है इसके बारे में भी बात करेंगे, और ये सबसे बड़ा ट्रैक्ट है हिंदुस्तान का। और उसके बाद जो चौथा जो डिवीजन है उसको हम आइलैंड कह सकते हैं। जैसे कि आइलैंड हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसको यहाँ दर्शाया गया है, और इसके बाद में अरबियन सी में लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, आपको सबको मालूम है, और इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है मिनिकॉय है। उसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो नॉर्दर्न अंडमान है वो सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार के बाद में लास्ट में, और इसके कुछ 150-200 किलोमीटर के बाद में इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भारत की प्राकृतिक बनावट जो है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया जो मैंने आपको बताया, ये पूरा ग्रेट प्लेन को छोड़ने के बाद में जो मैदानी इलाका है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज, रावी, इन इलाकों के द्वारा, इन नदियों के द्वारा जो मैदानी इलाका बनाए गए हैं और ये वेस्ट बंगाल तक यहाँ फैल गया है। तो ये जो इलाका है इसके बाद का जो इलाका है मतलब साउथ में और अप टू कन्याकुमारी तक, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और जैसा कि आप इस मैप में देख ही रहे हैं कि ये पूरी तरह से त्रिभुज के आकार का है, और इसका जो बेस है आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में ज़्यादा चौड़ा है और साउथ होते होते हुए बहुत ज़्यादा सकड़ा होता गया है। तो पेनिनसुला इंडिया को कितने भाग में हमने डिवाइड किया है? तो सबसे पहला जो डिवीजन है वो नॉर्दर्न हाईलैंड, और इसमें 2 चीज़ आते हैं, अरावली और मालवा का प्लेटो। तो नॉर्दर्न हाईलैंड जो है ये वाला इलाका है। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में अरावली हिल्स है, ये वाला जो लाल आप जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, अरावली हिल्स के साउथ वाला जो हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हाईलैंड कहते हैं, क्योंकि जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से डेजर्ट है, जिसको ग्रेट या थार डेजर्ट भी आप बोलेंगे। तो अरावली के दक्षिण साइड का जो इलाका है जिसमें कि आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, मुंडी, कोटा, ये सारे एरिया जो हैं, डूंगरपुर, इधर बांसवाड़ा, ये सारे एरिया, झालावाड़, ये टोटल जो एरिया है उसको अरावली हिल्स से जाना जाता है। ये माउंटेन ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ये रग्ड है, और हिंदुस्तान का सबसे पुराना माउंटेन है। इसका जो सबसे जो ईस्टर्न जो टिप है वो दिल्ली में जाकर के ख़त्म होता है, दिल्ली के जेएनयू के पास में जाकर के ख़त्म होता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पास में जाकर ख़त्म होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो इसका लास्ट जो ईस्टर्न जो टिप है, और वेस्ट में ये पालनपुर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना माउंटेन चेन है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। दूसरा जो पॉइंट है उसी में नॉर्दर्न हाईलैंड में, वो है मालवा प्लेटो।
तो जैसे दोस्तों मैं अभी इंदौर में खड़ा हूं, ये भी मालवा प्लेटो का भाग है। मालवा प्लेटो में जैसे कि ये इलाका बताया गया है मालवा प्लेटो, इसमें उज्जैन, झाबुआ। हेलो, फर्स्ट पॉइंट में तो हमने बताया आपको कि पेनिसुला इंडिया, मैंने आपको 4 भाग में डिवाइड करके बताया। जो हिंदुस्तान के जो प्राकृतिक जो बनावट है उसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला जो आएगा वो ग्रेट हिमालयाज का एरिया आएगा, दूसरा जो आएगा वो मैदानी इलाका आएगा जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी का या सतलज का जो नदी का जो नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी से जो मैदानी इलाका बना है उसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद व्याख्या करेंगे। और तीसरा जो है वो है पेनिसुलर इंडिया, जिसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। इसकी डिटेल व्याख्या करें कि ये नॉर्थ में बहुत ज़्यादा चौड़ा होता गया है। इसका जो लास्ट टिप है वो बुंदेलखंड है जिसके बारे में अभी बताएंगे, और साउथ जाते जाते ये सखड़ा होता गया है, इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। अभी आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम इसके बाद में जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप या जो भी आपको प्रश्न है वो आप पूछिए मेरे से। तो मालवा प्लेटो जो है दूसरा, जो अरावली के बारे में मैंने बताया, उसके बाद में मालवा प्लेटो कहाँ है? अभी जो हम खड़े हैं इंदौर में, ये भी मालवा प्लेटो का भाग है। इसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, सीहोर, मंदसौर, सागर, ललितपुर, शिवपुरी, ये वाला जो पूरा इलाका है, पन्ना तक ये इलाका गया है। तो और इसका जो सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो कैमूर हिल्स तक गया है। तो कैमूर हिल्स कहाँ है? ये आपको बघेलखंड को छूता हुआ, वहां तो ये जो आप पीले रंग का जो एरिया देख रहे हैं अरावली के साउथ में, तो ये वाला जो इलाका है वो मालवा प्लेटो है। इसमें अधिकांश भाग जो है, खास करके जो पश्चिमी इलाका है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल, जो आपको जो कपास के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, वो है पश्चिमी इलाका। खास करके जो इंदौर उसके आसपास के बेल्ट के उज्जैन तक लगा करके ये जो पश्चिमी इलाका है इसका, ये पूरा जो येलो कलर का आप देख रहे हैं उसमें से जो पश्चिमी इलाका है वो ब्लैक कॉटन माने ब्लैक सॉइल के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और आप सब जानते हैं कि काली मिट्टी हिंदुस्तान में डेकान ट्रैप में पाया जाता है। इसके अलावा आपको तमिलनाडु के अपलैंड एरिया में पाया जाता है, और ये एक्सटेंशन होते होते मालवा के प्लेटो जो इसका जो पश्चिमी भाग है वहां तक पहुंचता है, और इसीलिए इन इलाकों में कपास की जबरदस्त खेती होती है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे वो दूसरा जो पॉइंट है वो साउथ सेंट्रल हाईलैंड। अब दोस्तों साउथ सेंट्रल हाईलैंड में 2 भाग हैं, एक है बुंदेलखंड का इलाका और दूसरा है बघेलखंड का इलाका। साउथ सेंट्रल जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड। अब ये बुंदेलखंड में इसका जो उत्तर भाग है वो यमुना नदी है, और इसमें बुंदेलखंड में आपको छतरपुर, पन्ना, झांसी, दतिया, ग्वालियर और इवन अप टू मुरैना, ये सारे एरिया जो है ये बुंदेलखंड का एरिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस इलाके में जो इरिगेशन के साधन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। प्राचीन समय में खास करके जो मेडिवल इंडिया में महोबा, ये बहुत यहीं पर कालिंजर का दुर्ग है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर दुर्ग था, जिसको कि डिफीट करना या उसको कब्जा करना बड़ा मुश्किल काम था। तो महोबा बहुत दिन तक ये राजधानी रही है चंदेला लोगों की, और आप जानते हैं कि चंदेला लोगों ने ही खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो कि आज भी हैं। इसमें कि जो महादेव का मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, मैं लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो ये बुंदेलखंड का एरिया है जिसके कि नॉर्थ में आपको यमुना नदी पड़ेगा और ईस्ट में बघेलखंड का एरिया पड़ेगा, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। और जो पश्चिम का इलाका है वो आपको अरावली रेंज के इलाके को छुएगा, और इसी के बीच से चंबल नदी निकलती है जो जाकर के यमुना नदी में मिलती है।
तो ये एरिया जो है वो, इसमें सिंध नदी, वो वाली सिंध नहीं, पाकिस्तान वाली नहीं, सिंध, इसको काली सिंध भी बोलते हैं, बेतवा नदी, ये दो इंपॉर्टेंट नदी है जो कि इस इलाके से बहती हुई फिर यमुना नदी में मिलती है और खास करके इटावा के पास में मिलती है। तो ये बुंदेलखंड का इलाका है और ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर इरिगेशन के साधन बहुत ही ज़्यादा कम हैं, भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैदावार ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि सिंचाई के साधन बहुत कम है, ग्राउंड वाटर का पूरी तरह से अभाव है। तो बरसात के आधार पर, सीजन के आधार पर जो फसल होता है उसी से किसान फसल का पैदावार करते हैं। इसके बाद जो इसका जो बुंदेलखंड से ईस्ट साइड का जो इलाका है उसको बघेलखंड का एरिया बोलते हैं, जिसमें कि कैमूर हिल्स भी पड़ता है। और बघेलखंड में आप जैसा जानते हैं कि सतना, रीवा और शहडोल का इलाका जो है वो बघेलखंड का इलाका पड़ता है। और ये आज़ादी के पहले तक बघेलखंड, जिसकी राजधानी रीवा था और ये राजवाड़ा क्षेत्र था, राजा का क्षेत्र था, तो ये इलाका भी सिंचित जगह नहीं है। बहुत सारे जो इस इलाके में बहुत सारे एरिया जो है ना सूखाग्रस्त एरिया है, और लेकिन यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खास करके शहडोल जिले में, उमरिया जिले में। और अभी अभी कुछ इलाकों में रिहान बांध करके वहाँ पर सिंचाई के प्रबंधन की कोशिश की गई है और कुछ इलाके सिंचित भी हुए हैं। इसके बाद में हम चलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो। अब ये नक्शा में मैं दिखाता हूँ आपको कि छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ है। आप देखेंगे कि ये पिंक वाला जो इलाका है वो छोटा नागपुर प्लेटो है। ये छोटा नागपुर प्लेटो आजकल जो झारखंड, जो बिहार का हिस्सा था और अभी झारखंड नया स्टेट बना, उसी में ये छोटा नागपुर प्लेटो है, जिसमें कि रांची आता है और बोकारो आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यहाँ पर ये इसको इंडिया का रूड़ कहा जाता है। उसको रूड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ यहीं पर मिलते हैं। कोयला हो या लोहा हो या अबरक हो या और बहुत सारे खनिज पदार्थ, जितना छोटा नागपुर बेल्ट में मिलता है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलता है। तो जिस तरह से जर्मनी में रूड़ क्षेत्र का महत्व है, वहाँ पर खनिज पदार्थ, वहाँ भी आयरन और माने लोहा और कोयला मिलता है, बहुतायत में मिलता है, और यूरोप में सबसे ज़्यादा वहीं मिलता है, इसलिए उसको उस क्षेत्र को बोलते हैं रूड़। और हिंदुस्तान के रूड़ बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो को। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ज्योग्राफिकल माने भौगोलिक क्षेत्र है। इसको आप दूसरे क्षेत्र के साथ में नहीं मिला सकते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी है वो मैक्सिमम रेड सॉइल है, माने लाल मिट्टी है, जो खेती के लिए उतना ज़्यादा मुफीद नहीं है, क्योंकि उसमें आपको जब तक आप इरिगेशन नहीं करेंगे, मतलब सिंचाई नहीं करेंगे, और आप उसमें फर्टिलाइजर्स या खाद का उपयोग नहीं करेंगे, खाद मतलब NPK, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, तो काफ़ी मात्रा में जब तक आप नहीं करेंगे आपको पैदावार अच्छा नहीं होगा। तो ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है और ये खनिज अयस्कों से भरपूर क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत प्रकार के आदिवासी रहते हैं, जैसे हो, मुंडा, संथाल, कोल, ये बहुत सारे आदिवासी यहाँ रहते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं। और आज़ादी के पहले इन क्षेत्रों में अंग्रेज मिशनरी ने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले, जिसके कारण से यहाँ के अधिकांश आदिवासी क्रिश्चियन हो गए हैं। और इसी का थोड़ा सा छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, जिसको कि जसपुर जिला कहते हैं, और वहाँ भी आदिवासियों की बहुतायत है और वो भी खनिज संप्रदाय से भरपूर है। तो इसके बाद में दोस्तों चलते हैं मेघालय प्लेटो। अब ये मेघालय प्लेटो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो आप मेघालय प्रांत अभी बना है, पहले ये आसाम प्रांत का हिस्सा था, आज़ादी के बाद मेघालय प्रांत बना,
और इसमें जो महत्वपूर्ण जो जनजाति है उसको बोलते हैं खासी, गारो, जैंतिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए आप 3 महत्वपूर्ण आदिवासियों का नाम वहाँ पर लिखिए, खासी, गारो, जैंतिया। और इन तीनों आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आदिवासी मैट्रिलिनियन हैं। मतलब आप जानते होंगे, जैसे अभी अपने देश में यहाँ पर यूपी में, बिहार में या एमपी में क्या देख रहे हैं कि पिता का जो वारिस होता है वो होता है पुत्र। लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल में चली जाती हैं, लेकिन मेघालय में जो इन जनजातियों में ये विशेषता है कि वहाँ पर माँ के माध्यम से उत्तराधिकार का निर्णय होता है। जैसे कि माँ का जो मान लो सबसे बड़ी बेटी होगी या छोटी बेटी होगी, तो वो ही जो है उसके संपत्ति का उत्तराधिकारी होगी। इसको बोलते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी। इसको ध्यान रखिए। और ये जो मेघालय का जो आप देख रहे हैं ये वाला इलाका है, जो अपलैंड एरिया है, ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और ये ब्रह्मपुत्र नदी ये सीधे जाकर के बांग्लादेश होते हुए गंगा ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ का पूरा एरिया आप जो देखेंगे वो ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका है, जो आपने ग्रीन कलर से देख रहे हैं। लेकिन जो मेघालय का जो एरिया है, जिसमें गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और इसकी राजधानी शिलोंग है, ये इलाका एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1-2 इलाके ऐसे हैं जैसे चेरापूंजी और एक और इलाका है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बारिश होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये मेघालय का जो प्लेटो है वो एक्चुअली में राजमहल हिल्स, ये जो आप देख रहे हैं झारखंड का जो इलाका देख रहे हैं हजारीबाग प्लेटो, और ये राजमहल हिल्स देख रहे हैं आप, इसी हिल का ये एक्सटेंशन है। लेकिन चूंकि ये मैदानी भाग और गंगा इसी रास्ते से आती है, निकलती है, तो इन्होंने क्या किया है कि इस बीच के इस कड़ी को तोड़ दिया है और उस पर इस पहाड़ी के ऊपर में ये नदी बहना शुरू हो गया ताकि आपको दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली में राजमहल हिल्स का ही एक्सटेंशन मेघालय प्लेटो है, जो यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए, लेकिन चूंकि इसी बीच में गंगा नदी बह रही है, इसी बीच में ब्रह्मपुत्र नदी, ये बहुत बड़ी नदी है, ये मिल रही है, तो ये जो हजारों लाखों वर्षों के दरमियान जो इन्होंने जो मिट्टी जो लाई है अपने साथ में लाई है, तो ये जो बीच का जो, तो आप देखेंगे कि जो मेघालय ये थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि पूरा इलाका यहाँ मैदानी इलाका है। लेकिन यहाँ पर आपको मेघालय प्लेटो हमने बताया, दरअसल में हुआ ये है कि राजमहल हिल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसी का ये एक्सटेंशन मेघालय प्लेटो है। लेकिन बीच में ये बीच में जो करीब 300-400 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बीच में आप देखेंगे गंगा नदी बह रही है, ब्रह्मपुत्र भी नदी भी आई है, उसके बाद में दो तीन छोटी छोटी नदियां भी आई हैं, और ये सारे नदियां जो है ना बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अपने साथ जो नदियां जो मिट्टी लाती गई हैं मैदानी इलाकों से या पहाड़ों से, उससे धीरे धीरे जो इनका जो माउंटेनस जो ट्रैक था या प्लेटो था वो पूरी तरह से ढक गया और यहां पर आपको दिख रहा है कि पूरा मैदानी इलाका हो गया है। तो ये एक अलग फिजियोग्राफिकल कैरेक्टर है। इसके बाद में हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, कि जो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र या इसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ये जो अधिकांश भाग है वो काली मिट्टी से बना हुआ है। और काली मिट्टी की विशेषता आप जानते ही हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, मैंने वहां पर कपास की खेती के लिए वो मुफीद है। ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषता क्या होती है, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये कपास के लिए सबसे मुफीद क्यों है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब नमी को अपने पास में रखने की क्षमता, 2-2 महीने तक अगर इसमें सिंचाई की व्यवस्था ना हो, 3 महीने तक नहीं हो, तो पर भी
फसल को नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये जो मॉइस्चर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है वो दूसरे प्रकार की मिट्टी में नहीं पाई जाती है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इसमें ह्यूमस का अभाव हो। तो इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, सॉइल ऑफ इंडिया, उसको आप जरूर देखिए, आपको हिंदुस्तान की मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगला जो प्राकृतिक बनावट है या फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो है महाराष्ट्र प्लेटो। अब ये महाराष्ट्र प्लेटो कहाँ से आया, आप ये देखिए, ये तो वेस्टर्न घाट का इलाका है जो ग्रीन कलर से है, और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये वाला जो इलाका यहाँ से शुरू होता है, ये सूरत के नीचे से जो शुरू होता है और लगातार आप कर्नाटक के ऊपर तक, यहाँ तक आप देखेंगे कि ये जो है ना महाराष्ट्र का ये जो पश्चिमी भाग का जो पूरा इलाका है, जिसको कि पिंक कलर और येलो कलर से इसको कवर किया गया है, ये पूरा महाराष्ट्र प्लेटो इसको कहते हैं। और इसी महाराष्ट्र प्लेटो में आप इस इलाके में सबसे ज्यादा जो पैदावार होता है वो होता है कॉटन का। ये एक रग्ड माउंटेन है, एरिया है, उभड़ खाबड़ है, और रग्ड मतलब अनडुलेटिंग लैंड है, कभी 40 फीट ऊपर है, फिर 30 फीट नीचे है। तो इस तरह के जो जमीन होते हैं उसको उभड़ खाबड़ जमीन बोलते हैं, जिसको क्या अंग्रेजी में बोलेंगे अनडुलेटिंग लैंड। तो इसमें ग्राउंड वाटर का भारी अभाव, इस एरिया में सबसे बड़ी जो कमी है वो है ग्राउंड वाटर का अभाव। तो फिर भी यहाँ पर सिंचाई के बहुत ज़्यादा साधन किए गए हैं, और छोटे छोटे पानी को टैंक्स में जमा करके सिंचाई के साधन अब किए जा रहे हैं। इसके बाद में महानदी बेसिन एक एरिया है, महानदी बेसिन। दोस्तों आप जानते हैं कि महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है छत्तीसगढ़ से। रायपुर के आगे नवापारा और राजिम का क्षेत्र आता है करीब 70 किलोमीटर दूर। इसको मैं आपको मैप में बताऊंगा। तो वहाँ पर महानदी का उद्गम होता है, और ये महानदी सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा को क्रॉस करते हुए कटक के पास में गिरती है। ये महानदी अपने साथ में काफी मिट्टी लाती है, और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कोस्टल प्लेन का निर्माण किया है, जिसको कि आप नक्शे में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं, ये वाला जो इलाका है, जो नदी जो यहाँ से जा रही छत्तीसगढ़ से आप, और इसी पर हीराकुड का बांध भी बना हुआ है झारसुगड़ा के पास में। और ये नदी यहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आ रही है कटक के पास में। कटक के पास में यहाँ पर बहुत बड़े मैदान का निर्माण करती है, जो कि भुवनेश्वर और छतरपुर और पारादीप, ये पूरा एरिया। और इसी के बगल में आप देखेंगे कि चिल्का लेक है, जो कि सबसे बड़ा लेक है हिंदुस्तान का, और फ्लोरा एंड फौना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मतलब पक्षियों के लिए। तो ये वाला जो एरिया है, ये इसी एरिया को हम बोलते हैं महानदी बेसिन, जो एक कोस्टल प्लेन है। कोस्टल मतलब तटीय मैदान है, जो महानदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये एरिया है। दूसरा छत्तीसगढ़ प्लेन, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, जिसको कि आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, जिसमें कि रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, झारसुगड़ा हालांकि उसमें आता है उड़ीसा में, और संबलपुर ये भी उड़ीसा में आता है, धमतरी ये छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये वाला जो इलाका है, ये धान का कटोरा कहा जाता है। इसीलिए धान का कटोरा कहा जाता है कि इसमें 2-3 भाग हैं। छत्तीसगढ़ प्लेन में जो कोरबा का जो इलाका है वो खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन जो उसके जो ठीक दक्षिणी भाग है वो पूरा प्लेन इलाका है, मैदानी इलाका है। और ये इलाका बहुत ज़्यादा
धान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही संपन्न इलाका है, क्योंकि यहाँ पर खनिज का भी बहुत ज़्यादा, हमें बहुत लोहा, कोयला, और आप जानते हैं कि भिलाई में स्टील या इस्पात का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, और इस प्लांट को दल्ली राजहारा से, वहाँ से लोहा कोयला मिलता है, कोरबा से कोयला मिलता है। तो एक तो वहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और दूसरा जो मैदानी इलाका है उसमें विभिन्न प्रकार के जिन्सों का भी आजकल उत्पादन होने लगा है। पहले तो वहाँ केवल धान की खेती होती थी, अब गेहूं का भी उत्पादन बहुत जोर शोर से किया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं गरघाट हिल्स, जिसको कि उड़ीसा का हाईलैंड भी बोलते हैं। गरघाट हिल्स, ये गरघाट हिल्स, जैसा कि आप देखते हैं कि गरजाट हिल्स, ये वाला जो है ना, जिसमें कि कोंझर है, बालासोर है, मलयगिरी है, चाईबासा का इलाका है, ये वाला जो इलाका है, हालांकि चाईबासा तो झारखंड का इलाका है, लेकिन ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो गरझाट हिल इसको बोला जाता है। इस एरिया को गरझाट हिल, ये उड़ीसा का अपलैंड एरिया है, और ये भी खनिज संपदा से भरपूर है। ये वाला एरिया जिसको कि पिंक कलर से दर्शाया गया है और येलो कलर से। इसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट जो प्राकृतिक बनावट है हिंदुस्तान का, उसको बोलते हैं दंडकारण्य। और दोस्तों ये दंडकारण्य का जो अभी आप पिंक एरिया में आप देखेंगे, ये वाला एरिया, ये इस दंडकारण्य में बस्तर डिवीजन आता है। पहले जमाने में तो एक ही जिला हुआ करता था, अभी 4-5 जिले बना दिए गए हैं, और ये छत्तीसगढ़ का ही पार्ट है। ये दंडकारण्य में ये नक्सलाइट क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा कुख्यात है, और इसका ही फैलाव दंडकारण्य क्षेत्र का आप आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट तक आ गया है, और भोपालपट्टनम, जगदलपुर, इसमें ही इंद्रावती नदी बहती है, भवानीपट्टनम, ये सारे इलाके और बस्तर के पूरे इलाके इस दंडकारण्य क्षेत्र में आते हैं, जिसका फैलाव आंध्र प्रदेश तक चला गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले तक पहुंच गया है। ये इलाका जंगलों से आच्छादित इलाका है, और इसमें बहुतायत से आदिवासी लोग पाए जाते हैं, जिसमें कि मुरिया, मारिया आदिवासी बहुत ज़्यादा है, और वो अभी भी वहाँ पर उस इलाके में सभ्यता का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। और इसके अलावा वहाँ पर नक्सलाइट का भी बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है, जिससे पुलिस प्रशासन को हमेशा खतरा रहता है, और बहुत सारे पुलिस वाले पिछले 15-20 साल में मारे भी गए, अनेक बार बम ब्लास्ट हुए हैं, नक्सलाइट भी मारे गए। अभी वहाँ पर सीआरपीएफ की डिवीज़न लगी हुई है, जो लोकल पुलिस को मदद कर रही है। तो ये एरिया भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो बैलाडीला का क्षेत्र है, वो आयरन के लिए, माने लोहे के अयस्क के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत प्रसिद्ध है। और हिंदुस्तान की सरकार ने जापान से समझौता भी किया हुआ है, जिसमें जापान के द्वारा यहाँ से लौह अयस्क को ले जाया जाता है जापान, और उन्होंने रेल लाइन भी चला रखी है, उसको सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से उस रेल लाइन को जोड़ा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लकड़ी मिलते हैं, खास करके टीक वुड जो है वो बहुत प्रसिद्ध है इस इलाके का। यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये पूरा अपलैंड इलाका है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में हम चलते हैं साउथ डेक्कान में हमने डेक्कान को 2 भाग में विभाजित किया है। तो साउथ डेक्कान में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु का अपलैंड। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कर्नाटक जो है ना, ये वाला एरिया है, और तेलंगाना का ये वाला एरिया है। इसके बाद तमिलनाडु का ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं,
ये तमिलनाडु का अपलैंड एरिया है। ये पूरे एरिया को आप इसको साउथ डेक्कन प्लेटो कह सकते हैं, जिसमें कि अभी हिंदुस्तान के 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु का ऊपरी आधा भाग, जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हों, अपलैंड मतलब ऊपरी हिस्सा, डाउनलैंड मतलब निचले हिस्सा। तो जो तमिलनाडु का जो अपलैंड वाला भाग है, ऊपरी हिस्सा है, मतलब नॉर्दर्न साइड का जो हिस्सा है, वो सारे तीनों भाग फिजियोग्राफिकल, अगर प्राकृतिक बनावट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तीनों का कैरेक्टर एक ही जैसा है, हालांकि वो 3 राज्य में विभक्त हैं। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? इस इलाके में आप देखेंगे कि कावेरी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है, और ये दोनों नदियां, और छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं। ये दोनों नदियां जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है और ये बह करके पूर्वी घाट के उस पार बंगाल की खाड़ी के पास में बहुत जबरदस्त मैदानी इलाका बनाती है, और जिसके कारण से ये जो इलाका है, माने दक्षिणी पूर्वी घाट और समुद्र के बीच का जो एरिया है उसको कोस्टल एरिया बोलेंगे। तो वो ये एरिया महानदी डेल्टा की तरह, ये जो कृष्णा और कावेरी का जो डेल्टा है वो हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एलुवियल सॉइल है, मतलब जलोढ़ मिट्टी है और बहुत उपजाऊ जमीन है। इसके बाद में हम चलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न घाट है वो यहाँ से गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात से शुरू होता है और ये सीधे यहाँ तक पहुँच जाता है। आप देखिए यहाँ तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी तक पहुँचता है, अलप्पुझा, और ये तिरुवनंतपुरम यहाँ तक पहुँचता है। ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबा पश्चिमी घाट का इलाका है, और पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच में कहीं कहीं 200 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, ये बीच की चौड़ाई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दक्षिणी घाट के अपेक्षाकृत ऊंचा घाट है, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा तिरछा है, और जो पूर्वी भाग है, मतलब ये वाला जो इलाका है वो उतना स्टीप नहीं है, मतलब उतना ढलाव नहीं है। ये इलाका पश्चिमी घाट का जो इलाका है वो हाथियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसको जो केरल का जो हिस्सा है उसको मालाबार इलाका बोलते हैं, और जो महाराष्ट्र का इलाका है उसको कोंकण एरिया बोलते हैं। तो ये इलाका भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और यहाँ पर जगह जगह आपको लेगून्स मिल जाएंगे, आपको लेक मिल जाएंगे, और ख़ास करके केरल में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये इलाका वनों से आच्छादित इलाका है, खास पश्चिमी घाट का इलाका, और चूंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसीलिए अरब सागर से जो भी मानसून पश्चिमी घाट से टकराता है तो वो अपने पश्चिमी हिस्से में ही सबसे ज़्यादा बारिश करा देता है। तो इसी के कारण जो पूना है वो पूना पश्चिमी घाट के उस पार है, तो माने पूरब साइड में है, तो इसके कारण से पूना में बारिश बहुत कम होती है। जैसे आपने देखा ये पूना का एरिया है, ये लोनावाला है, ये थाना है, ये मुंबई है। तो ये जो पश्चिमी घाट का इलाका है जिसको किया ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, तो ये इसको लिवार्ड एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, अब हिंदी में मुझे याद नहीं है। तो लिवार्ड एरिया पूना है, चूँकि जो भी मानसून यहाँ से टकराती है वो सीधे यहीं पर इसी साइड में, मतलब पश्चिमी भाग में ही सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, और इधर बारिश ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। लेकिन दोस्तों जो पूर्वी घाट का जो इलाका है, जैसे आपने इधर पश्चिमी घाट देखा, वैसे ही उड़ीसा से ये पूर्वी घाट का इलाका यहाँ से भद्रक से शुरू होता है, और ये सीधे यहाँ तक आते हुए देखेंगे आप, ये पूरे जाकर के ये नीलगिरी के पास में ये नोट बनाते हैं। नीलगिरी के पास में आप देखेंगे कि नोट का निर्माण करते हैं,
और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो पूर्वी जो घाट है वो पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, ये जगह जगह कटा फटा भी है। और इसके बाद जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, इससे पूर्वी घाट के इलाके में बहुत ज़बरदस्त ये वाइट कलर का जो आप एरिया देख रहे हैं वो पूरी तरह से ये कोस्टल इलाका है, जो बहुत ही उपजाऊ इलाका है, जिसको कोस्टल प्लेन भी कहेंगे। इसके बाद में, चूंकि समय का अभाव है इसलिए ज़्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूं, तो अब दोस्तों हम चलते हैं कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी विशेषता क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि ये इलाका मेटल, धातु और अधातु मिनरल्स के लिए, मैंने खनिज अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर डायमंड भी मिलता है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में डायमंड मिलता है। उसके बाद में जो यहाँ पर कोयला, लोहा, तांबा, ये बहुत सारे अयस्क यहाँ मिलते हैं। बहुत सारे जो पश्चिमी घाट का जो इलाका है चूंकि वन से आच्छादित है, इसीलिए मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। इसके बाद अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि हाथी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इलाका, खासकर पश्चिमी इलाका, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का इलाका। यहाँ पर खास करके तमिलनाडु और नीलगिरी के पर्वत के आसपास में कुछ ऐसे आदिवासी, जैसे टोडा नाम के आदिवासी रहते हैं, जो पॉलिएंड्री है। पॉलिएंड्री का मतलब क्या होता है? माने एक पत्नी के बहुत सारे पति, उसको बोलते हैं पॉलिएंड्री। तो टोडा आदिवासी में आज भी ये प्रथा है कि एक महिला के 4-4, 5-5 पति होते हैं, और अभी पुराने जमाने से प्रथा चलती आ रही है। इसी तरह के बहुत सारे आदिवासी इस इलाके में रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कोडाईकनाल, नीलगिरी या बहुत सारे जो है हिल स्टेशन भी आपको मिलते हैं। बहुत सारा जो इलाका है ये अपलैंड का इलाका या कर्नाटक का इलाका, ये ब्लैक सॉइल जिसका कि निर्माण लावा से हुआ है, वॉल्केनिक लावा से हुआ है, ये इलाका ब्लैक सॉइल का भी इलाका है, मतलब काली मिट्टी का इलाका है। और इसके अलावा यहाँ पर नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया जा रहा है, मतलब पानी से बिजली उत्पादन किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त ये इलाका आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज हो गया है। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अर्बन इलाका कहाँ है? अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप बताएंगे कि महाराष्ट्र में। तो ये इलाका महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना का भाग, जिसमें हैदराबाद भी आता है, ये सारे इलाका हिंदुस्तान के आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, मतलब औद्योगिकरण इनमें बहुत ज़्यादा हो गई है। खेती पैदावार भी यहाँ सबसे ज़्यादा उन्नत किस्म से हो रही है। और जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में चावल का उत्पादन बहुत जोर शोर से किया जाता है। और जो हरित क्रांति गेहूं में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ, वही हरित क्रांति चावल के उत्पादन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है, और जिसके कारण से पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हिंदुस्तान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम सेकंड सेगमेंट पर बात करेंगे, और जैसा कि सेकंड सेगमेंट में हमारा जो फोकस होगा वो होगा ग्रेट प्लेन्स, माना मैदानी इलाका। ये मैदानी इलाका, जैसा मैंने आपको बताया कि मैदानी इलाका जो है वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, अब चूंकि सिंधु पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारे पास में सतलज नदी है, रावी भी है, चिनाब है, लेकिन वो अधिकांश पाकिस्तान में चला गया है सिंधु नदी ट्रीटी के तहत में। तो ब्यास नदी है। तो इन सिंधु नदी के सहायक नदियों के द्वारा जो मैदानी इलाका बनाए गए हैं, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई है, और गंगा, यमुना तो आप जानते ही हैं, साथ साथ ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदानी इलाके का निर्माण आसाम में किया गया और बांग्लादेश में किया गया है।
ये जो भूभाग है वो हिंदुस्तान का 1/3 भाग है, लेकिन हिंदुस्तान के 40% लोग इस इलाके में रहते हैं। ये इलाका लगभग समतल इलाका है। इसमें पूर्वी भाग से ज़्यादा पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। मैंने इसकी चौड़ाई जो है, जैसे आप देखेंगे तो इसका जो पश्चिमी इलाका है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, और जो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये सकड़ा होता गया है। आप देख रहे हैं, चूंकि ये जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका आपको दिख रहा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग ये बांग्लादेश का हिस्सा है जो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इधर का जो हिस्सा है यहाँ से इधर, ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन जो ये वाला इलाका है ये इलाका जो है वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। और यहाँ पर ये नदियाँ आकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा, इसको आप सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी का जो आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि मानसरोवर जो तिब्बत में पड़ता है, जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, धार्मिक स्थल है, बहुत पूज्य स्थल है। मानसरोवर से सिंधु नदी की भी उत्पत्ति होती है, और मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत दूर तक आप देखेंगे कि अरुणाचल यहाँ तक जो है वो तिब्बत में बहती है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए आसाम के इलाके में होता हुआ ये बांग्लादेश में क्रॉस करती है, उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों, ये जो पूरा इलाका है ये लगभग, अगर आप मैदानी भाग का आप देखेंगे तो अगर पंजाब से शुरू करते हैं और यहाँ तक अगर आप वेस्ट बंगाल तक आते हैं तो ये लगभग 2000 किलोमीटर का 16 से, हाँ, यहाँ चूँकि पाकिस्तान का कुछ एरिया कट गया है, तो लगभग 1600 किलोमीटर का ये लंबा पैच है, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई बदलती गई है। जैसे पश्चिमी भाग में अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ पर 500 किलोमीटर लंबा हो गया है। आप देखेंगे इसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको वो थार डेजर्ट बोलते हैं, ये भी मैदानी भाग का ही हिस्सा है। लेकिन जब आप पूरब तक बढ़ते जाएंगे तो जैसे कि आप इलाहाबाद के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 300 किलोमीटर के लगभग चौड़ाई है। लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे बिहार में आप देखेंगे 200 किलोमीटर तक चौड़ाई है। लेकिन जब आप और आगे बढ़ेंगे राजमहल हिल्स के पास में, तो यहाँ पर मात्र 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आप देख सकते हैं राजमहल हिल्स का ये टिप ये है, और यहाँ पर आप यहाँ पर टिप लगाइए, तो मात्र ये जिसकी जो डिस्टेंस है मात्र 200 किलोमीटर है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ज्यों-ज्यों हम पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, मैदानी भाग सकड़ा होता जाता है। अब चलते हैं कि इसके क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस इलाके में, मैदानी जो इलाका है, यह हमारा अन्न का भंडार है। गेहूं, चावल, कपास, ईख, तंबाकू, ये सारे फसल इस इलाके में बोए जाते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो हिंदुस्तान के दूसरे जगह की मिट्टी से सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसीलिए क्रांति जब शुरू किया गया तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का इलाका, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने चुना। और उसका एक पीछे रीज़न भी था, क्योंकि जो मुगल जितने भी बादशाह यहाँ दिल्ली के तख्त पर बैठे, चाहे वो सल्तनत पीरियड के हों, चाहे मुगल के पीरियड के हों, चाहे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या बाद में ब्रिटिश क्राउन, इन लोगों ने इस इलाके में कैनाल का जाल बिछाया हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत किया गया। अब दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि ग्रेट प्लेन की विशेषता क्या क्या है, इसकी मिट्टी क्या है। तो देखें, अगर आप ग्रेट हिमालयाज को आप देखेंगे कि तो सबसे पहले आपको ग्रेट हिमालयाज ये आपको मिलेगा। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो है। इसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, ग्रेट हिमालयाज जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ है, और इसका जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6100 मीटर है। उसके बाद में उसी तरह से समानांतर एक दूसरी हिमालय चलती है, जो उसको लेसर हिमालय कहते हैं। लेसर हिमालय कहते हैं, मतलब छोटा हिमालय या मिडिल हिमालय। और उसके सबसे जो दक्षिण साइड का जो हिमालय है,
जिसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं शिवालिक, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। तो अब इस शिवालिक के बाद मैदानी हिस्सा शुरू होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि इसका जो सबसे पहला जो मैदानी हिस्सा का जो पहला जो पार्ट है, जो शिवालिक जो आउटर हिमालय है, जो आप इस कलर अलग कलर में देख रहे हैं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, अब उसके बाद में ये ग्रीन कलर शुरू होता है। तो इसमें यहाँ से लेके ग्रीन कलर के बीच में जो हम एरिया देख रहे हैं, उसका जो डिस्टेंस है वो 8 से 15 किलोमीटर है, और इसको बोलते हैं भाबर। इसको क्या बोलते हैं? भाबर। इसमें इसकी सबसे विशेषता, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, हालांकि आगे बढ़ते बढ़ते इसकी चौड़ाई कम हो गई है। तो ये भाबर इलाका किसको बोलते हैं? यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं और ज़मीन में बहुत ज़्यादा छेदनुमा होता है, मतलब पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण से छोटी छोटी नदियाँ यदि हिमालय पहाड़ से निकली है तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो ज़मीन के अंदर में जज्ब हो जाती है और बहुत बाद में आकर के निकलती है। और जो बड़ी नदियाँ हो तो साफ दिखता है, जैसे कोसी नदी निकल रही है तो सबको दिखता है। लेकिन छोटी छोटी नदियाँ जो निकल रही हैं, क्योंकि सैकड़ों हजारों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, छोटी बड़ी, तो जो छोटी नदियाँ निकलती है वो भाबर के कारण, जो भाबर जो एरिया है जिसका कि डिस्टेंस 8 से लेकर 15 किलोमीटर का एरिया है, वो बड़े बड़े बोल्डर होने के कारण से, पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होने से, छिद्रता बहुत ज़्यादा होने से पानी ज़मीन के अंदर में चला जाता है और लोगों को दिखता नहीं है कि यहाँ पर नदी या छोटी नदी बह रही है। ये इलाका जो है वो उपजाऊ क्षेत्र नहीं है और इसमें ग्रासलैंड वगैरह उपजता है, और वो जो पश्चिमी भागों में तो गुर्जर लोग जो है ना, उसमें कैटल या पशुपालन का काम लेते हैं इस इलाके में, और जो चारागाह का उपयोग करते हैं। भाबर के बाद में एक दूसरा लेयर शुरू होता है, और क्या है? वो तराई का एरिया बोलते हैं इसको। यहाँ से तराई का एरिया शुरू होता है और इसका भी डिस्टेंस करीब 15 से 20 किलोमीटर है। जो यहाँ से मतलब जो है मैदानी आप जो देख रहे हैं हिमालय के, वहाँ से शुरू होता है, ये पूरे एरिया में इसको तराई का एरिया बोलते हैं। ये तराई का एरिया क्या है? ये तराई का एरिया बहुत ज़्यादा मार्सी लैंड होता है, मतलब दलदली क्षेत्र। और पहले के ज़माने में तो यहाँ पर उपज नहीं होता था इस तराई क्षेत्र में, लेकिन अभी लोगों ने, और जंगल से भी आच्छादित होता था, बड़े बड़े बाघ, शेर, चीता वगैरह घूमते रहते थे। लेकिन इस तराई के क्षेत्र को भी लोगों ने अब साफ कर दिया है और खेती लायक बना लिया है, तो यहाँ भी खेती और पैदावार हो रहा है। इसके ठीक नीचे कौन सा एरिया आता है? भांगर। अब ये जो भांगर का एरिया है दोस्तों, वो है, उसका भी जो डिस्टेंस है वो करीब 30 से 40 किलोमीटर का एरिया, और ये जो नदियों के जो अपलैंड वाले क्षेत्र हैं उसमें भांगर जमीन मिलता है। ये काफ़ी उपजाऊ जमीन होता है। इसमें फॉसिल्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, एलिफेंट के, हिपोटेमस के, बफोलो के, माने भैंस के, ये सारे फॉसिल्स मिलते हैं। और ये जो भांगर का इलाका है वो काफ़ी उपजाऊ इलाका है, और ख़ास करके जो हम पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा का जो हम क्षेत्र देखते हैं, वो भांगर क्षेत्रों से, भांगर का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें पड़ता है। इसके बाद जो अगला जो जमीन का प्रकार है मैदानी भाग का इलाका, उसको बोलते हैं खादर। खादर क्या है? खादर ऐसा जमीन है जिसको कि हर साल नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनाया जाता है। और चूंकि दोस्तों हर साल इसमें चूंकि बाढ़ आते हैं इस इलाके में, और ख़ास करके जो आपको जो लो लैंड का एरिया है, जो पटना के आगे वाला जो इलाका है, जो भागलपुर के आगे का इलाका है, जो वेस्ट बंगाल का इलाका जो है, उसको हम लो लैंड एरिया बोलते हैं। तो इस इलाके में बाढ़ से जब हर साल जो बाढ़ आती है, नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा उपज पैदा करती है, बहुत ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ हो जाता है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? डेल्टा प्लेन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नदियाँ, ये सारी जो मैदानी भाग के जो इलाके हैं वो डेल्टा प्लेन्स का निर्माण यहाँ करते हैं।
ये डेल्टा प्लेन्स जो सुंदरबन का डेल्टा है, जिसको ये वाला इलाका जो कि कुछ हिस्सा हमारे हिंदुस्तान में है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का हिस्सा है, और ये बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सघन जंगल पाए जाते हैं और पानी भी क्षारीय होता है, तो ये इसको डेल्टा प्लेन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से मैदानी भाग का हमने आपको डिटेल में व्याख्या किया। अब डेल्टा प्लेन में ही आप अगर देखेंगे तो केवल डेल्टा प्लेन ही सुंदरबन का प्लेन नहीं है, बल्कि डेल्टा प्लेन में हमने आपको राजस्थान का जो ये जो प्लेन है, ये इसके अतिरिक्त डेल्टा प्लेन के अलावा जो राजस्थान का जो इलाका है, मतलब वेस्ट ऑफ अरावली, ये वेस्ट ऑफ अरावली जो आप देख रहे हैं पश्चिमी इलाका जो है, जो कि अधिकांश मरुस्थल है, और इसी में श्रीगंगानगर से आजकल और बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर कैनाल या कैनाल सिस्टम, बहुत लंबी कैनाल है, वो सतलज नदी से निकाली गई है। तो ये वाला जो पश्चिमी इलाका है, मतलब अरावली से पश्चिम का इलाका, इसको राजस्थान का प्लेन कहते हैं। और इसी तरह से गुजरात का जो अधिकांश हिस्सा है वो गुजरात का प्लेन कहते हैं, जिसमें केवल साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो राजस्थान से लगा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को छोड़ करके अधिकांश हिस्सा और कच्छ ऑफ रण को छोड़ करके ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है वो गुजरात का प्लेन है। इस प्लेन का निर्माण कैसे हुआ है? भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि इस प्लेन का, गुजरात प्लेन का निर्माण और राजस्थान प्लेन का निर्माण इसलिए हुआ कि पहले के जमाने में समुद्र जो है राजस्थान के प्लेन में भी और गुजरात के प्लेन में यहां तक घुसा हुआ, और चूंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे रिसीड करता गया, पीछे हटता गया, इससे प्लेन का निर्माण हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि राजस्थान के डेजर्ट में या रेगिस्तान में आपको सांबर लेक मिलेगा, बहुत सारे लेक ऐसे मिलेंगे जो नमक वाले झील मिलते हैं। तो ये जो पानी जो पीछे चला गया, जो समुद्र जो पीछे चलता गया, उसके कारण से इसका मैदानी इलाके का उद्भव हुआ। तो मैं समझता हूं कि अब प्लेन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया। अब चलते हैं हिमालय के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय जो है हमारे देश का मुकुट है। अगर हिमालय ना होता तो ये देश पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाता। खास करके जो नॉर्दर्न प्लेन का इलाका था, जो अभी मैंने आपको बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान जो आप देख रहे हैं नक्शा में, ये पूरी तरह से बंजर हो जाता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिमालय पहाड़ की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हिमालय पहाड़ में जो आप देखेंगे कि दोनों जगह, जब आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरह चल रही है, लेकिन एकाएक आप अरुणाचल प्रदेश के पास में जब जाएंगे तो हिमालय जो है वो सीधे साउथवर्ड, माने पूरब, पश्चिम से पूरब से होते हुए सीधे पश्चिम की तरह चलने लगती है। और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होता हुआ म्यांमार होते हुए, और यही इसी का एक्सटेंशन आप देखेंगे अंडमान निकोबार, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, और इसके नीचे इंडोनेशिया, यहां तक इसका फैलाव हो गया है। तो ये जो पश्चिम से पूरब की तरह चल रही थी, वो एकाएक अरुणाचल प्रदेश के पास में सीधे मुड़ गई है और वो दक्षिण की तरह चलने लगी है। और ये नागालैंड, मणिपुर और इसके बाद का आप एरिया देखते हैं, म्यांमार का इलाका है। और इसी तरह से पश्चिम में हम क्या देखते हैं, नंगा पर्वत के सामने अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो हिमालय है वो एकाएक मुड़ गई है और वो पश्चिम की तरह मुड़ गई है। ये वाला आप इलाका देखिए। तो इस तरह से हिमालय जो है वो, इनका फैलाव जो है वो पश्चिम से पूरब की तरह जरूर है, लेकिन जो अपने ईस्टर्न टिप में वो दक्षिण की तरह मुड़ जाती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती है वो इंडोनेशिया तक पहुंच जाता है। और पश्चिम में आप देखेंगे कि ये वाला इलाका भी, ये भी जो है वो पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है।
और इसको और अच्छी तरह से नक्शा में आप लोग देख सकते हैं। तो हिमालय जो है वो इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय केवल एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि इसमें 3 श्रृंखला है। जैसे कि मैंने बताया ग्रेटर हिमालयस जो सबसे नॉर्थ में है, सबसे ऊंचाई में है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट, जो एवरेज हाइट है वो है 6100 मीटर। और इसमें जो सबसे बड़ा जो पहाड़ है उसको बोलते हैं, मैंने पहाड़ की, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है, जिसको कि नेपाल के लोग सगरमाथा भी बोलते हैं। और इसका जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। हमारे देश में सिक्किम के पास में ही आप देखेंगे कि धौलागिरी पर्वत है, ये इसी के समानांतर। तो ग्रेटर हिमालयज में भी जो आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर हैं, चोटी हैं, वो सब ग्रेटर हिमालयज में है। और इसका जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। लेकिन जो लेसर हिमालयज है वो भी उसी के समानांतर चलती है और उसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। तो आज दोस्तों जो सबसे जो ग्रेटर हिमालयज है उस पर बारिश बहुत कम होती है। ये पूरे जितनी चोटियां हैं वो सब हिम से आच्छादित, मतलब स्नो क्लैड होता है, सालों भर माने स्नो क्लैड रहता है। और जो लेसर हिमालयज है, मतलब मिडिल हिमालयज, उसमें बहुत ज़्यादा जंगल है, जैसे टीक या महोगनी या जो डेसिडुअस फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सारे जो जंगली जानवर, आपको फ्लोरा एंड फौना, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स, विभिन्न माने पशु, विभिन्न प्रकार के आपको पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे चीज़ आपको लेसर हिमालयज में मिलेंगे। और उसके नीचे शिवालिक है, जिसको कि आउटर हिमालय बोलते हैं, वो भी लगातार जो है ना समानांतर चलती है। तो 3 प्रकार के हिमालय हैं। और इसके अलावा ट्रांस हिमालय भी है। और ट्रांस हिमालय क्या है दोस्तों? जैसे कि अगर आप ऊपर चलते जाएंगे तो आपको ये लद्दाख का एरिया मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये लद्दाख का जो एरिया है, ये लद्दाख का जो एरिया है वो, और जम्मू कश्मीर का इलाका जो है वो ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के उस पार है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और यहाँ का जो मिट्टी है वो, चूंकि इनको जो नदियाँ जो है, जो मिट्टी लाई हैं, वो फिर नदियों को निकलने का रास्ता नहीं मिला है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं भूगोल की भाषा में केलवरा। और यह केलवरा मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर का जो घाटी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सैफरन के लिए। ये सैफरन की पैदावार होती है, पाइन एप्पल की पैदावार होती है, एप्पल की पैदावार होती है, वालनट की पैदावार होती है। तो ये बहुत सारे जो फ्रूट्स के पैदावार वो आपको कश्मीर की घाटी में मिलेगा। और जो लद्दाख का जो एरिया है वो पूरी तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि लिवार्ड साइड में है, तो वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और वो पूरा इलाका जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, मतलब ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पर कि अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं। और अभी लद्दाख तो न्यूज में भी है, जहाँ पर कि पशुओं के चारागाह की व्यवस्था, माने वहाँ के आदिवासियों के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा पशुओं के चारागाह या चराने की का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों शॉर्ट में आपको बताया। इसके बाद में जो लास्ट जो डिवीजन है वो मैंने आपको जो बताया था वो था आइलैंड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुल 615 आइलैंड हैं। ये आप पश्चिम भाग में अरबियन सागर में देख रहे हैं, ये जो है लक्षद्वीप का ये आइलैंड है। इसमें कुल 43 जो है वो आइलैंड है, छोटे छोटे। और इसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है अमीनदीवी आइलैंड, या इसको मिनी क्वाय आइलैंड कहते हैं। इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती में है। और ये एक यूनियन टेरिटरी का इलाका है। इसका जो लोकेशन है वो अरबियन सागर में है। और ये कोचीन से सबसे नज़दीक का इलाका है, केरल के कोचीन से। तो लगभग 140 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है। इसके अतिरिक्त जो बंगाल की खाड़ी है उसमें 572 के लगभग 572
ये 572 जो है ना छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा आइलैंड है वो नॉर्थ अंडमान का है, और इसके बाद में मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और उसके बाद सबसे दक्षिण में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और सबसे लास्ट में जो देख रहे हैं वो है इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे दक्षिणी टिप कहाँ है, तो आप बताएंगे कि इंदिरा पॉइंट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये छोटे बड़े आइलैंड कुल 675 हैं। इसके अलावा ऑफशोर आइलैंड भी हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो नदियां अपने मुहाने पर हमेशा हजारों वर्ष लाखों वर्षों से मिट्टी लाती रही है और समुद्र में जमा करती रही है, तो वहाँ पर समुद्र के और अपने तटवर्तीय क्षेत्र के बीच में बहुत सारे आइलैंड पैदा हो गए। जैसे आप जानते होंगे श्रीहरिकोटा, ये पुलिकट के पास में। तो और अभी एक नया आइलैंड बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर आइलैंड भी बन गया। तो हमेशा अक्सर पश्चिमी भाग में भी और पूर्वी भाग में, अरब सागर में भी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में भी अक्सर 10 साल 20 साल 50 साल में छोटे छोटे ऑफशोर आइलैंड का निर्माण भौगोलिक दृष्टिकोण से होता रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्टेट है, लेकिन फेडरल स्टेट में अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर जो रेसिडुअल पावर है वो कहाँ है, स्टेट के पास में। लेकिन हिंदुस्तान में रेसिडुअल पावर किसके पास में है, माने शेष पावर। जैसे आपको मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस में या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि 3 प्रकार के पावर डिफाइन है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। लेकिन जो रेसिडुअल लिस्ट है उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। तो अमेरिका के संविधान में ये लिखा है कि रेसिडुअल जो पावर होगा वो स्टेट के पास में होगा, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में क्या लिखा है कि जो रेसिडुअल पावर होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में होगा। तो यदि कोई ऑफशोर, कहने का आशय है कि समुद्र में अगर कोई द्वीप पैदा हो जाता है भौगोलिक संरचना के कारण, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, जिसको कि ऑफशोर आइलैंड या द्वीप कहते हैं, तो उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार। तो क्योंकि रेसिडुअल पावर किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल व्याख्या प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि समय का अभाव रहता है तो इसीलिए हमने कोशिश किया कि कम से कम समय में अधिक से अधिक बात आपको बता सकें। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमको अवगत कराएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।